आप सभी का नमस्कार। आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां, कक्षा 12वीं। कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां को जानने से पहले हम ये जानते हैं कि कांग्रेस प्रणाली क्या है और कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां क्या है। कांग्रेस प्रणाली, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी और बाद में एनी बेसेंट ने भी इसको संभाला था। कांग्रेस का पहला उद्देश्य था, जब इसकी स्थापना हुआ तो सामाजिक सुधार करना, लेकिन धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते चले गए और बाद में भारत में जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए, ये सब आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ और भारत में चुनाव हुआ, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिला और कांग्रेस की लोकप्रियता लगातार बनती चली गई। 1952, 64, फिर 67 में जब आम चुनाव हुआ तो इन आम चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का मौका मिला और कांग्रेस की लोकप्रियता लगातार चलते रही और इसी को एक दलीय प्रभुत्व के नाम से भारत में जाने लगा। एक दलीय प्रभुत्व मतलब कांग्रेस को छोड़ करके इन वर्षों तक कोई भी अन्य राजनीतिक दल चुनाव नहीं जीत पाया और एक दल की सरकार बनी रही। रजनी कोठारी ने ही इसको 1964 में इसी को कांग्रेस प्रणाली की संज्ञा दी थी। कांग्रेस प्रणाली है क्या? तो कांग्रेस में सबसे पहली बात तो ये है, एक दल का वर्चस्व था। कांग्रेस को छोड़ करके उस समय अन्य कोई दूसरा दल पनप ही नहीं पाता था। फिर विभिन्न गुट है, समूह हैं, विचारधारा है, थोड़ा बहुत भी विरोध करते थे तो इनको दबाव की राजनीति से दबा दिया जाता था। इसके कारण भी कांग्रेस का वर्चस्व बना रहा। फिर एक और बात थी कि विरोधी दलों से सामंजस्य बनाना भी कांग्रेस को खूब आता था। तो इसी कारण से क्या है, कांग्रेस से हर वर्ग के लोग जुड़ते चले गए और कांग्रेस का वर्चस्व जो है बना रहा और कांग्रेस प्रणाली का यही काम करने का तरीका था, व्यापक जनाधार प्राप्त करने का तरीका था। कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियाँ क्या थी? तो जो कांग्रेस प्रणाली जिसका वर्चस्व था, इस वर्चस्व को बनाए रखना, मतलब इनके विरोध में कोई अन्य दल आगे ना आए, उनको बहुमत ना मिले, कांग्रेस का वर्चस्व खत्म ना हो, ये कांग्रेस प्रणाली की समक्ष चुनौती थी। इसी को कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां के नाम से जाना जाता है। यानी कांग्रेस प्रणाली के विरोध में कोई खड़ा न रह पाए, ये जो है सबसे बड़ी चुनौती थी। कांग्रेस के वर्चस्व को बनाए रखना, एक लाइन में हम कह सकते हैं सबसे बड़ी चुनौती थी। राजनीतिक, अब हम ये तो कांग्रेस प्रणाली क्या है और कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियाँ क्या थी। अब राजनीतिक उत्तराधिकार को चुनौती। राजनीतिक उत्तराधिकार को चुनौती। कांग्रेस में सबसे पहले जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये बने प्रधानमंत्री। इससे पहले महात्मा गांधी ये कांग्रेस के एक सर्वमान्य नेता थे। महात्मा गांधी के एक इशारे पर पूरा देश इनके पीछे चला जाता था। महात्मा गांधी ने राजनीतिक पद लेने से इनकार कर दिया और इसी कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस की बागडोर सौंपी गई और 1948 में जब इनकी हत्या होती है तो इसके बाद तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मान्य नेता बन गए कांग्रेस का। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु ये 1964 में होती है और इसी सन में अब कांग्रेस का उत्तराधिकारी खोजना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज और इन्होंने कांग्रेस के उत्तराधिकारी के रूप में खोज निकाला लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री, हालांकि कांग्रेस के उत्तराधिकारी के रूप में मोरारजी देसाई
गुलजारी लाल नंदा, ये सब इस दौड़ में शामिल थे, जगजीवन राम। लेकिन इन सबको पीछे करते हुए लाल बहादुर शास्त्री को के कामराज ने आगे कर दिया और इसको कांग्रेस का उत्तराधिकारी बना दिया गया, मतलब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जब भारत के प्रधानमंत्री बने, हालांकि ये कम समय के लिए बने थे, उनका कार्यकाल छोटा था, लेकिन उपलब्धि उनकी बहुत बड़ी थी। जब लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके समक्ष दो बड़ी चुनौती थी। पहली चुनौती थी देश में सूखे की स्थिति से निपटना, कैसे निपटा जाएगा, और दूसरा चुनौती था पाकिस्तान से होने वाला युद्ध। ये पाकिस्तान से जो युद्ध हो रहा था, इसकी चुनौती। इन दोनों से कैसे निपटा जाएगा, ये लाल बहादुर शास्त्री के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हीं देश में क्या है, जब ये प्रधानमंत्री बने उस समय सूखे की स्थिति थी, जगह जगह अकाल पड़ा था। इसी बीच में 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया और इसके आक्रमण से निपटना भी ये बहुत बड़ी चुनौती थी। शुरू में तो पाकिस्तान जीतते चला गया, लेकिन बाद में भारत ने फिर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और अंत में जब भारत पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने लगा तो पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुहार लगाया और सोवियत संघ के हस्तक्षेप से भारत में और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ। इस ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। इस ताशकंद समझौता के बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हो गया और इसी बीच भारत में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए भी बहुत सारे कार्य इन्होंने किया और इसी बीच इन्होंने नारा दिया, जय जवान। जय जवान मतलब ये युद्ध के कारण, और जय किसान। किसान लोग जो सूखे की स्थिति से निपटने के लिए जो कार्य किए थे सरकार के साथ मिल करके, ये जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। जो ताशकंद समझौता हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान का राष्ट्रपति था अयूब खान, मोहम्मद अयूब खान, इनके बीच में हुआ था ताशकंद समझौता। अब इसी ताशकंद समझौते जिस दिन हुआ था 10 जनवरी को ही, उसी दिन रात्रि को अचानक लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है। आज भी इनका मौत के रहस्य ही है कि किन कारणों से उनकी मौत हुई थी। अब इसके बाद फिर कांग्रेस के समक्ष उत्तराधिकार की चुनौती आ जाती है, संकट पैदा हो जाती है। अब लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत में कांग्रेस का उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तब मोरारजी देसाई ये आगे आते हैं, लेकिन के कामराज मोरारजी देसाई को इनका उत्तराधिकारी सौंपना नहीं चाहते हैं और इसी बीच में ये आगे ले आते हैं इंदिरा गांधी को। उस समय ये के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, इनके बीच इनको कांग्रेस की बागडोर संभालने के लिए मतदान करवाया जाता है, जो सदस्य हैं उनके साथ। इस मतदान में इंदिरा गांधी जो है, गुप्त मतदान होता है ये, और इस मतदान में इंदिरा गांधी को बहुमत मिल जाता है और इंदिरा गांधी के हाथों में कांग्रेस की बागडोर आ जाती है। इसके बाद 1967 में इंदिरा गांधी को चुनाव की अगुवाई करती थी। इंदिरा गांधी के पास राजनीतिक क्षमता की कमी थी, प्रशासनिक क्षमता की कमी थी। इसी के चलते 1967 में जिस हिसाब से कांग्रेस को बहुमत मिलना चाहिए, कांग्रेस भले ही सरकार बना लेती है, लेकिन जो बम्पर बहुमत मिलता था उसमें कमी आती है और देश में कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, इन्हें अन्य दलों की सरकार बनती है। यहीं से कांग्रेस का वर्चस्व जो है कुछ हद तक कम होता दिखाई देता है।